हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज को कर रहे थे, तो आज हम जो करने वाले हैं ना, वो आया हुआ है आपका एसएससी सीएचएसएल 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस कॉम्प्रिहेंशन को। और आज देखो मैंने थोड़ी सी स्लाइड चेंज की है ताकि मैं आपको कुछ डिफरेंट लुक दे पाऊँ। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो बताना, नहीं तो मैं आपका जो प्रीवियस लुक वाला है, जो पीडीएफ है, मैं वैसे ही आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलो देखो, ये जो हमारा पैसेज है ना, ये है ओल्ड एज पे। ठीक है, ओल्ड एज सबकी आनी है एक दिन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। देखो, हम्म, हाँ, स्टार्ट करते हैं आज के पैसेज को। Old age is often described as a period of reflection, wisdom, sometimes unexpected emotion, turbulence. अब देखो, ओल्ड एज जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं बुढ़ापा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ना बुढ़ापे की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो जो ओल्ड एज होता है ना, उसको डिस्क्राइब किया जाता है किस किस रूप में? पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन, विजडम, और समटाइम्स उसको अनएक्सपेक्टेड इमोशनल टर्बुलेंस के रूप में भी डिस्क्राइब किया जाता है। तो देखो, बुढ़ापे का जो टाइम होता है ना, उसमें कई बार क्या होता है, हमारी जो समझदारी है, हमारी विजडम है, हम ठीक है, और कई बार हमारे जो इमोशंस है, और इमोशंस में जो हमारे आसपास जो अशांति होती है, ठीक है, हमारे जो इमोशंस में बदलाव होता है, वो सारी चीज़ों का हम पीरियड कह सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो मानसिक संतुलन है, कई बार वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो देखा जाए ना, तो आपका जो ओल्ड एज है ना, इसमें कई सारी चीज़ों को, कई सारे इमोशंस आपके बदलते रहते हैं। ठीक है, मैनी एल्डरली पीपल एक्सपीरियंस अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ इमोशंस ranging फ्रॉम कंटेंटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड टू लोनलीनेस एंड एंग्जाइटी। अब देखो, बहुत सारे जो ओल्डर पीपल है ना, वो क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उनके जो मिक्स ऑफ इमोशंस है, मतलब उसके इमोशंस में बदलाव होता रहता है। कई बार उनको कंटेंटमेंट चाहिए होता है, यानी कि शांति चाहिए होता है, संतुष्टि चाहिए होती है। और कई बार क्या होता है कि उनको बिल्कुल अकेलापन मिलता है, और वो एंजाइटी वाला फील करते हैं, है ना। तो मतलब देखा जाए ना, तो इस एज में ना कई सारी दिक्कतें होती है, हमारे इमोशंस में बदलाव होता रहता है। ठीक है, while some find comfort in family bonds and cherished memories, others struggle with feelings of neglect and isolation, especially when their social diminishes or their health declines. अब देखो, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों का जो बुढ़ापा है वो कैसा बीतता है, उनकी जो फैमिली बॉन्ड्स के बीच में उनको काफ़ी कंफर्ट मिलता है। ठीक है, वो अपनी प्यारी मेमोरीज को याद करते हैं। और अगर कुछ लोग, कुछ अदर लोगों को देखा जाए ना, तो कई बार ना वो नेग्लेक्ट, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, उनको उनकी फैमिली में ना, फैमिली में उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनको अकेला छोड़ दिया जाता है। देखो, सारी फैमिली का एक अलग सिचुएशन है। क्या होता है, किसी फैमिली में तो जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको बहुत प्यार दिया जाता है, कुछ फैमिली में उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनको अकेला छोड़ दिया जाता है ना। तो हर इंसान का जो बुढ़ापा होता है ना, वो एक जैसा नहीं होता है। और स्पेशली क्या होता है, जब उनका जो सोशल सर्कल है ना, वो घटने लग जाता है, मतलब वो बाहर आना जाना कम करने लग जाते हैं, लोगों से जुड़ना कम हो जाते हैं, या फिर उनका जो हेल्थ है ना, वो गिरने लग जाता है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इस एज में ना जो लोग हैं ना, काफ़ी चीज़ों को काफ़ी काफ़ी चीज़ों को फेस आउट करते हैं। Experts suggest that emotional well-being in old age largely depends on supportive relationship and a sense of purpose. और जो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका वो सजेस्ट करते हैं कि ओल्ड एज में ना, अगर जो हमारे इमोशंस है ना, वो अच्छे होने, मतलब अच्छे होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, अगर हमारे पास एक सपोर्टिव रिलेशनशिप है, ठीक है, हमारे पास एक सेंस ऑफ पर्पस है, हम चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, कोई हमें समझ रहा है ना। Engaging in hobbies, maintaining friendship, and feeling valued by a younger generation can significantly uplift an elderly person's mood and outlook on life. अब क्या होता है, इसमें हम क्या होता है कि हम अपनी हॉबीज़ में एंगेज होते हैं, जो ठीक है, और हम अपने फ्रेंडशिप को बनाए रखते हैं, और हमारी जो फीलिंग्स है ना, उनकी वैल्यू की जाती है, जो यंग जनरेशन है उनके द्वारा। वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हमारे मूड को समझते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लाइफ को ना, जो ओल्ड एज के जो लोग हैं ना, वो लाइफ को एक अच्छी तरह से देख पाते हैं।
ठीक है, तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारी जनरेशन हमें किस तरह से ट्रीट कर रही है। ठीक है, तो देखा जाए तो अच्छा पैसेज है और कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अब देखो यहाँ पे, sadly, in many societies, older individuals are not given the attention and respect they deserve, which can intensify their feelings of despair. अब देखो, बहुत ही बुरी बात है ये, बहुत बुरी बात है कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पे ना जो ओल्डर इंडिविजुअल्स है, जो ओल्डर लोग हैं ना, उनको उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, या उनकी इतनी रेस्पेक्ट नहीं की जाती है जितना कि वो डिज़र्व करते हैं। देखा जाए ना तो हमें हर एक ओल्ड एज का जो इंसान है ना, उसको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और अगर क्या होता है जब उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो कहीं न कहीं वो अपनी ना सारी जो होप है ना वो खो देते हैं। देखो, डेस्पेयर का मतलब होता है अपनी सारी होप खो देना। अगर आप सोचो ना कि कोई उम्र के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है, आप उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे, आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना? उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो कहीं न कहीं क्या होगा, वो अपनी सारी होप को खो देगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें। यंगर जनरेशंस शुड रेस्पेक्ट ओल्डर इंडिविजुअल्स। जो भी यंगर जनरेशन है ना, उनको ना ओल्डर इंडिविजुअल्स है, जो बुढ़ापे में जो लोग हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज़ देयर फॉर असेंशियल फॉर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एक्नॉलेज द इमोशनल नीड्स ऑफ द एल्डरली एंड क्रिएट एन इन्वायरमेंटल वेयर दे फील हार्ड रेस्पेक्ट एंड लव। और देखो, और इसीलिए ना जो फैमिलीज है, कम्युनिटीज है, ये ज़रूरी हो जाता है उनके लिए कि हम जो भी जो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके एक्नॉलेजमेंट को समझें, उनकी जो इमोशन नीड्स है उसको हम समझें। ठीक है, और उनके लिए ना एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे वो एक अच्छा फील कर सके, अपनी बातों को सुन सके। ठीक है, रेस्पेक्टेड हो सके, है ना? और हम उनको प्यार कर सके, है ना? तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है इस एज में कि कोई उनको प्यार करे, रेस्पेक्ट दे। ठीक है, अ सोसाइटी दैट केयर्स फॉर इट्स ओल्डर जनरेशन अल्टीमेटली सेफगार्ड इट्स ओन ह्यूमैनिटी। एक ऐसी सोसाइटी ना जो अपने ओल्डर जनरेशन्स की केयर करती है, रेस्पेक्ट करती है ना, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली क्या है, वो कहीं कहीं ना कहीं वो अपने ह्यूमैनिटी को, मानवता को सुरक्षा करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक अच्छी सीख दी गई है कि हम अपनी मानवता की रक्षा कर रहे हैं अगर हम इनकी केयर कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इमेजेस में कुछ ओल्ड एज के जो पर्सन है उनको आप देख सकते हैं, है ना? तो देखो, ये सारा ग्रुप कितना खुश है और ये कितने उदास है ना? तो ये सब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं अपनी जनरेशन को। ठीक है, तो आते हैं आगे। हाँ, देखो, पैसेज खत्म हो गया है, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। छोटा सा पैसेज है ये। ठीक है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब इज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। इज डिस्क्राइब्ड, ये कौन सा टेंस है? इज डिस्क्राइब्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट है क्या? सिंपल प्रेजेंट है क्या? सिंपल प्रेजेंट पैसिव है क्या? अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि इज एम आर से होता है। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, आप, और मैं आपको देखो इसका करेक्ट आंसर बता दूं। सिंपल प्रेजेंट पैसिव है। पैसिव क्यों है? क्योंकि इज डिस्क्राइब्ड, मतलब कि इज और प्लस V3 लगा हुआ है ना, इसीलिए ये पैसिव फॉर्म हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर सिंपल प्रेजेंट हो सकता था, बट ये पैसिव फॉर्म है ना, इसीलिए हमने इसमें प्रेजेंट पैसिव लगाया है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, बाकी हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट पे चले, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यंगर जनरेशन शुड रेस्पेक्ट ओल्डर इंडिविजुअल्स, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना। पैसिव वॉइस की पहचान आपको पता ही होगी। वर्ब V3 लगता है ना। ठीक है, V3 लगता है तो, और बाय बाय का यूज़ होता है यहाँ पे, आपको पता होगा। पैसिव वॉइस में V3 और बाय। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, एक मिनट, ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ, V3 होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लस इसमें बाय का यूज़ होता है। यही पहचान होती है पैसिव वॉइस की। ठीक है, ओल्डर इंडिविजुअल्स शुड है ना यहाँ पे, तो शुड की जगह यहाँ पे बी आ जाएगा ना, इतना क्यों दिमाग लगाना, है ना? ये काटो, ये शुड बी सिर्फ यहीं पर है ऑप्शन नंबर बी में, बाकी हैव बीन, मस्ट, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। एक बार अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नहीं आता है तो मैं पढ़ा दूंगी आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है ना,
ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द वर्ड नेग्लेक्ट मोस्ट नियरली मीन। नेग्लेक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, देखो नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को नज़रअंदाज कर देना, उस पर ध्यान नहीं देना। क्या सपोर्ट करना, बिल्कुल भी नहीं। अटेंशन देना, नहीं, क्योंकि अटेंशन का मतलब ध्यान देना। केयर करना, नहीं। डिसरिगार्ड कर देना, उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करना, ध्यान नहीं देना, नज़रअंदाज करना, तो इसको कहते हैं डिसरिगार्ड। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, विच वर्ड इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है अपलिफ्ट का, ठीक है। अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऊपर उठाना, ठीक है। तो ऊपर उठाना, उसमें सुधार लाना, कुछ इस तरह के इसके मतलब होते हैं। डिप्रेस कर देना, डिप्रेशन में डाल देना, नहीं। इम्प्रूव करना, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में सुधार करना। डिक्रीज करना, घटाना, नहीं। इंटरप्ट करना, किसी को इंटरप्ट करना जाके, नहीं। इम्प्रूव करना, ऊपर उठाना, यानी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर देना। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन वे टू सपोर्ट द इमोशनल वेलबींग ऑफ ओल्डर पीपल। जो ओल्डर पीपल है ना, उनके इमोशंस को देखा जाए ना सपोर्ट करने के लिए, कौन सा एक अच्छा वे है, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। इग्नोरिंग देयर कंसर्न, उनको इग्नोर कर दो। आप खुद ही सोचो, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या उनको इग्नोर कर देंगे, नहीं। लीविंग देम अलोन टू रिफ्लेक्ट मोर, उनको अकेला ही छोड़ दो। इग्नोर करना, अकेला छोड़ना कहीं ना कहीं सेम सेंस है, ठीक है। एनकरेज सपोर्टिव रिलेशनशिप एंड हॉबीज, उनको सपोर्टिव रिलेशनशिप में एनकरेज करना और उनकी हॉबीज में इंकरेज करना। क्या ये ठीक है, आगे भी देखते हैं। फोकस ओनली देयर फिजिकल हेल्थ, उनके सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, नहीं, उनके रिलेशनशिप पे, कि हम उनसे कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसा रिलेशन रख रहे हैं, उनकी हॉबीज़ के बारे में हमें जानना है। तो इस तरह से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। आ जाते हैं वोकेबलरी के साइड, ठीक है। वोकेबलरी में देखो अच्छे वर्ड्स हैं आपके पास। पहला वर्ड है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है जैसे कि अशांति हो जाना, है ना, कंफ्यूजन हो जाना, एजिटेशन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफिकेशन, क्वाइटनेस, ठीक है। नेग्लेक्ट, किसी को नज़रअंदाज करना। टू गिव टू लिटल और नो अटेंशन, किसी पर अटेंशन ना देना, किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे उसकी केयर नहीं करना, ठीक है। डेस्पियर, डेस्पियर का मतलब होता है द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, जब सारी ही आशाएं मर चुकी हो, कोई भी एक आशा ना बची हो, डिस्पेयर कहते हैं उसको। एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकृति होना। टू एक्सेप्ट और एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू और एग्जिस्ट, किसी भी चीज़ की सहमति को हम एक्नॉलेजमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये सारा, ये हमने खत्म हो गया है पैसेज। यहाँ पे वोकेबलरी भी पढ़ लिया है हमने। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जल्द ही मैं आपके लिए कुछ अदर सीरीज भी लेके आने आने जा रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।